हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉट टेक में। दोस्तों, आज के समय में प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो पाइथन एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सभी लोग पाइथन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉट टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पहला वीडियो है पाइथन का। आप लोग अगर चाहें तो आज से ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको पाइथन अच्छी तरह से सीखनी है। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्टिंग आपकी होती है टोकन से। बेसिक प्रोग्रामिंग में किस किस चीज़ों को हमें याद रखना है या हमें ये समझना है कि सिंटैक्स क्या है, तो सबसे पहले टोकन्स को जानना ज़रूरी है। पाइथन लैंग्वेज में टोकन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी क्या होते हैं टोकन्स? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन और लेक्सिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मीन्स पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड्स। क्या होते हैं कीवर्ड्स? हम इन्हें जानेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। दूसरा है आइडेंटिफायर्स और नेम्स। लाइटरल्स क्या होते हैं, डिटेल में जानेंगे हम लोग इसे। ऑपरेटर्स और पंचुएटर्स। तो टोकन्स पाइथन में 5 प्रकार के होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे टोकन बोलेंगे और इसको हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, ये कोडिंग पार्ट है, एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे एक लूप चलाया गया है फॉर। लूपिंग क्या होती है आगे हम सीखेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप। आगे के वीडियोस में टोटल क्लियर हो जाएगी लूप क्या होता है। बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है आपको ये समझने की ज़रूरत है और इसके बेस पे हम ये समझेंगे कि टोकन्स होते क्या हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसे यहाँ कहा गया आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस के जो नेम्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स बोल देते हैं। A1 यहाँ पे एक वेरिएबल है जो किसी वैल्यू को होल्ड कर सकता है पर्टिकुलर टाइप की, और हमने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन की है 1 to 10। कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी काम को अगर 10 टाइम करवाना चाहते हैं तो हम उसको एक लूप के अंडर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ A1 मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसका नाम है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, A1 के अंदर A1 जो वेरिएबल है ये वैल्यू को स्टोर करेगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी 2, 5, 10, 12 कुछ भी हो सकता है, तो उसको ये यहाँ से डिवाइड करेगा 2 से। अब इस ऑपरेटर की खासियत ये है कि ये ऑपरेटर जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर रहेगा, मतलब जो शेष फल बचेगा, उस शेष फल को कंपेयर करेगा 0 से। अब यहाँ पे ये जो इक्वल इक्वल लगा हुआ है ये बेसिकली है क्या, ये कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसको कंपेयर करेगा इससे इक्वल वाले पार्ट से, कि अगर यहाँ से रिमाइंडर आता है 0 किसी भी केस में तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा A1 को। मतलब A1 की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो A1 की वैल्यू को 2 से भाग देने पर अगर शेष फल 0 आता है, और ये कितने बार होगा, 10 बार होगा, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्टिंग होगी A1 की, मतलब जो भी A1 के अंदर वैल्यू है, इसको भी चला के देखेंगे प्रैक्टिकली, तो उसको करेगा 2 से मॉड्यूल, और उसके बाद अगर शेष फल 0 रहता है तो उसे प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये है। अब इसमें बात हो रही थी टोकन्स की। टोकन्स क्या हैं? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 तरह के टोकन्स बताए गए। पहला है आपका कीवर्ड्स। अगर अपने इस एग्जाम्पल में हम देखें तो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, पहला तो है फॉर, दूसरा है इफ़ और तीसरा है इन। इस तरह के कई कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं कीवर्ड्स अभी मैंने देखेंगे। फिलहाल आपको ये जानने की ज़रूरत है कीवर्ड्स क्या होते हैं। दूसरा आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा A1 यहाँ पे आइडेंटिफायर है। तीसरा है लाइटरल्स। लाइटरल्स बेसिकली यहाँ देखोगे आप, ये 10 है, 1 है और ये 2 है, ये 0 है, 0, हाँ 2 भी है। ये सभी लाइटरल्स हैं। लाइटरल्स मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू किसी भी टाइप की,
चाहे वो करेक्टर वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोटिंग वैल्यू हो। फ्लोटिंग का मतलब दशमलव वाली संख्या है। हम आपको बता दें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोटिंग और डेसिमल में फ़र्क है। नॉर्मल मैथ हम जब पढ़ते हैं तो डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्याएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। डेसिमल नंबर्स का मतलब वे संख्याएं जो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से बनी है। आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ पर देख लेते हैं इसे। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस है ये आपका कैसा है, ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल इक्वल, डबल इक्वल। ये यहाँ पे इसके जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को यहाँ पे 0 से कंपेयर करेगा। तो ये आपका ऑपरेटर हो गया। तो दो ऑपरेटर यहाँ पे दे रखे हैं, एक मॉड्यूलस और दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, ये डबल इक्वल, सॉरी। इसके बाद आते हैं पंचुएटर्स। तो जो ये सिंबल यूज़ करते हैं हम तरह तरह के, जैसे यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो इस तरह के जो भी सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है पंचुएटर्स। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, पंचुएटर्स, लाइटरल्स, ऑपरेटर्स को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं होते क्या हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आपको एक बार कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपाइलर इंटरप्रेटर पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम आपको शॉर्ट में बता दें तो कंपाइलर एक विशेष तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, तो उसको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इनकी वर्किंग में थोड़ा डिफरेंस है, काम करने का तरीका अलग अलग है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर सकता, वह केवल बाइनरी ही समझता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर किसी भी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी को मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसमें हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। These are reserved for special purpose। किसी विशेष काम करने के लिए इन कीवर्ड्स को रिजर्व किया गया है। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज ए नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम्स। और हम इनको आइडेंटिफायर नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे A1 बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं A1, ये आइडेंटिफायर है। ये यूजर डिफाइंड होते हैं, हम इन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। इनका नाम हमारे द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या होगा, मतलब ये वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम निर्धारित करते हैं। और ये एक तरह का नाम है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एक नाम हमने दे दिया और उस नाम के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर नेम्स यूज नहीं कर सकते। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर कई कीवर्ड्स हैं। आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम बनाते बनाते धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो ये आधे से ज़्यादा कीवर्ड्स तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और इनमें से कुछ हैं जिनकी ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती, जैसे लैम्डा हो गया, नॉन लोकल हो गया। तो ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी बार बार आपको लगभग हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे एलिफ की बात की जाए, ये कॉमन कीवर्ड है। रिटर्न की बात की जाए, वाइल की बात की जाए या इफ़ की बात की जाए, यहाँ पे एल्स की बात की जाए, एलिफ की बात की जाए, ये कॉमन कीवर्ड्स हैं, क्लास कीवर्ड्स है। तो इनकी हमें ज़रूरत बार बार पड़ेगी, तो ये इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये 755 की टेबल है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 35। 2 कॉलम यहाँ पे 2 सेल्स खाली हैं, इसका मतलब ये टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पाइथन में कीवर्ड की संख्या, आप बता सकते हैं 33। इसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। तो ये आपका कीवर्ड्स हो गया, रिजर्व्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, हम इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, इनका स्पेशल मीनिंग होता है। तो जो भी काम करना है उस तरह का कीवर्ड हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने बनाए। दूसरा आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बेसिकली वेरिएबल नेम्स होते हैं, मेथड नेम्स हो सकते हैं। किसी मेथड मतलब किसी फंक्शन का या किसी मॉड्यूल का नेम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है। ऐसे नेम्स जो यूजर डिफाइन करता है वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं।
तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर जो यूज़र नेम डिस्क्राइब करता है या प्रोवाइड करता है उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे वेरिएबल हो गए, ऑब्जेक्ट नेम्स हो गए, क्लासेस के नेम्स हो गए, फंक्शन नेम है, लिस्ट नेम है, डायरेक्ट डिक्शनरीज के नेम है, वगैरह वगैरह, ये सब आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। प्रैक्टिकली हम इन्हें देखेंगे कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं ये चीज़ें आइडेंटिफायर्स वगैरह। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आइडेंटिफायर नाम की कोई चीज़ होती है। तो बेसिक थ्योरी है ये, आप इसे एक बार सुन लो, माइंड में सेट कर लो। क्लियर कब होगा? जब हम कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। दोस्तों, वेरिएबल नेम्स या किसी भी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए या बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे 3 मेन रूल्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला है वेरिएबल नेम्स मस्ट बी नॉन कीवर्ड, मतलब किसी भी कीवर्ड, जैसे यहाँ पे ऊपर कीवर्ड्स दिए हुए हैं ये, तो इनमें से किसी भी कीवर्ड को एज ए नेम यानी कि एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। पहली चीज़ है स्पेस नहीं यूज कर सकते वेरिएबल नेम में, ठीक है। दूसरा, देखो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला नियम है कि वेरिएबल नेम में आप किसी कीवर्ड के नेम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे इनवैलिड है, इसमें देखो आप ब्रेक, यहाँ पे एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया ब्रेक, तो ये क्या है? रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसलिए इनवैलिड है। हम किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम या एज ए क्लास नेम यूज नहीं कर सकते, इनवैलिड है। दूसरा है स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल नेम जो बना रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। आप यहाँ पे ए से जेड तक लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल हो स्मॉल हो मैटर नहीं करता। नंबर्स यूज़ कर सकते हैं 0 to 9, किसी भी सीक्वेंस में डिजिट्स को आप लिख सकते हैं एज ए नंबर। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा सिंबल आप नेम डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तीसरा नियम है वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट बिगिन विद नंबर्स, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग नंबर से नहीं होगी। जैसे अगर देखें यहाँ पे 29 CL CT, तो ये इनवैलिड है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं हो सकता, हाँ बीच में हो सकता है कहीं पे, ठीक है। ऑल्दो दे कैन कंटेन नंबर्स इन बिटवीन, बीच में आप कर सकते हो यूज़, तो ये भी इनवैलिड है। कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे दे रखा है डेटा रैक, अब डेटा यहाँ पे क्या लगाया उन्होंने? हाइफन लगा दिया। थोड़ा जूम करके अगर आप इसे देखोगे, ये देखो डेटा बीच में लगा दिया डैश, डैश को बोलते हैं हाइफन, तो ये भी चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, इसको आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कंटेंस स्पेशल कैरेक्टर हाइफन। 32 प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड पे, हम उनमें से किसी भी अंडरस्कोर को छोड़ के किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। कभी अगर आपको जानना कौन कौन से होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए देखते हैं वापस से, थोड़ा सा जूम आउट कर लें। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया 3 नियम है, तीनों क्लियर हो गए हैं कि स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी प्री डिफाइंड कीवर्ड को, यानी कि जो हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, उनको भी एज ए वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। वैलिड में अगर देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे माई फाइल हो गया, माई लाइफ हो गया, इनमें स्पेस नहीं है आपस में। यहाँ पे वर्ड्स 2 अलग अलग तरह के, देखो माई अलग है लाइफ अलग, लेकिन एक साथ लिख दिया, स्पेस नहीं दिया, ठीक है चलेगा। अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लगा देंगे चलेगा। लेटर्स और नंबर्स का जो डिजिट का कॉम्बिनेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर स्टार्टिंग में नहीं है, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ वैलिड टाइप के आइडेंटिफायर्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीजन भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसका PDF भी मिल सकता है। तो आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर जुड़ सकते हैं, तो नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक में, आप वहाँ से जा करके मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं,
तीसरा हमारा आता है जिसकी हम बात करें अगर, तो है लैटरल्स। लैटरल्स देखो इसमें कोई ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। जो भी वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो कैरेक्टर वैल्यूज़ हों या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों या फ्लोटिंग वैल्यूज़ हों, वो सब लैटरल्स कहलाती हैं। लैटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। जैसे बात करें 3, अब 3 क्या है? एक नंबर है, वैसे तो डिजिट है, तो ये फिक्स है, 3 हमेशा 3 रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसको बोलेंगे लैटरल। जैसे किसी का नाम हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है मोहन, MOHAN, कई कैरेक्टर्स एक साथ हैं, तो ये है क्या? ग्रुप है कैरेक्टर्स का, तो ये भी आपका लैटरल की कैटेगरी में आएगा। तो पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लैटरल्स। जैसे पहला है स्ट्रिंग लैटरल। अब इसमें क्या है? सीक्वेंस और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोड्स। समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि भैया कोड्स का इस्तेमाल होता है। अब ये कोड्स कौन कौन से हैं? सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन। कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है ये देखना है। तो स्ट्रिंग लैटरल जो है वो आपके सिंगल लाइन हो सकते हैं और मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकते हैं। मतलब या तो कोई बात हम एक लाइन में लिख दें तो वो सिंगल लाइन हो गया, और किसी बात को अगर हम 2-3 लाइनों में या ज़्यादा लाइनों में लिखें तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। ठीक, देखो स्ट्रिंग को आप एक किसी नॉर्मल सेंटेंस से कंपेयर कर सकते हो। तो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हो सकता है एक लाइन में पूरा हो जाए, हो सकता है मल्टीपल लाइन में जाए, या हो सकता है कई सेंटेंस मिल करके कोई एक स्टेंजा बना लें। अगर स्टेंजा की बात करें तो वो भी मल्टीपल स्ट्रिंग के अंतर्गत ही आएगा। चलिए देखते हैं सिंगल लाइन लैटरल्स। तो इसमें देखिए ये एग्जाम्पल देख लो सीधे सीधे, तो थ्योरी भी समझ आ जाएगी। टेक्स्ट 1, यहाँ पे बेसिकली क्या है? ये एक वेरिएबल है, और इसमें क्या किया हमने? एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है किसी वेरिएबल के अंदर मेमोरी में, वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल में हम उस मेमोरी लोकेशन में कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ड है एक स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। देखो आप इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, HELLO, स्पेस भी है, स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर रीड किया जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं अगर हम इस तरीके से लिखें। लेकिन शर्त क्या है? आपको सिंगल कोटेशन या अथवा डबल कोटेशन यहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर जो हमारा है वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज ए सिंगल लाइन स्ट्रिंग सराउंडेड बाय डबल कोट्स। और ये वाला जो है ये आपका कैसा है? वी कैन आल्सो यूज सिंगल कोट्स। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो मेमोरी में, यानी किसी वेरिएबल के अंदर। ओके, मल्टी लाइन लैटरल्स, दीज स्ट्रिंग्स आर स्प्रेड ओवर मल्टीपल लाइन्स। एक से ज़्यादा लाइन में अगर हो तो ठीक है, एक से ज़्यादा लाइन में अगर हैं तो क्या कहलाएंगे? मल्टी लाइन लैटरल्स। देखते हैं इसका एग्जाम्पल तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हो text2 एक वेरिएबल है, जैसे हमने यहाँ text1 बनाया था ऐसे हमने बना लिया text2। अभी हम इसको आपके जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अभी दिखाएंगे आपको, और चला के भी दिखाएंगे कि कोडिंग होती कैसे है। तो जो text2 वेरिएबल है इसमें अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है तो कैसे करवाएंगे? 2 तरीके होते हैं। अगर आप डबल कोट यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर लाइन के एंड में इस सिंबल को यूज़ करना पड़ेगा, इसे कहते हैं बैकस्लैश। ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ है यानी बैक साइड में है। पहचानने का तरीका है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैक स्लैश और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो ऊपर वाला हिस्सा अगर पीछे की तरफ है तो इसको बोलेंगे बैक स्लैश, और यही ऊपर वाला हिस्सा अगर आगे की तरफ है तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश। इसे दोस्तों इसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बैक स्लैश है। तो हर लाइन के एंड में, इसमें तो एक ही वर्ड है हेलो, अगर एक से ज़्यादा वर्ड है, कोई सेंटेंस है पूरा और लाइन चेंज करनी है तो आपको लाइन के एंड में इसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने लिखा हेलो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग। तो डबल कोटेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर लाइन के एंड में ये सिंबल बैकस्लैश का लगाना पड़ेगा। तो मल्टीपल स्ट्रिंग सराउंडेड बाई डबल कोट्स विद बैकस्लैश। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है, सॉरी कमेंट नहीं स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप ट्रिपल कोट यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको हर लाइन में ये बैकस्लैश लगाना नहीं पड़ेगा, आप नॉर्मली इस तरीके से लिखते चले जाएं और लास्ट में आप ट्रिपल कोट को क्लोज कर दें।
तो इस तरीके से ये आपका एरर नहीं देगा और आपका वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये अब आप बात करते हैं न्यूमेरिक लैटरल्स की। पहला आपका हो गया स्ट्रिंग लैटरल, अब दूसरा है न्यूमेरिक लैटरल। न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स। न्यूमेरिक लैटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज एंड दीज कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कई तरह के होते हैं नंबर्स। अगर हम बात करें देखो इंटीजर की, इंटीजर क्या है, वे नंबर्स होते हैं, ये देखो यहाँ कैटेगरी दे रखी है, थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेते हैं तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली हम इसे इंट बोलते हैं, इंटीजर को पूरा नाम होता है इंटीजर, शॉर्ट में बोलते हैं INT, और कोडिंग करते समय भी इसे पूरा नहीं लिखते हैं, कोडिंग में भी इसे INT ही लिखा जाता है। ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर्स और इंट्स। ये होते क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स पूर्णांक संख्याएं विद नो डेसिमल पॉइंट। खास बात यह है कि इंटीजर लैटरल्स में दशमलव का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। द इंटीजर लैटरल्स कैन रिटन इन किस तरह से हम लिख सकते हैं ना, तो पहला है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में अब आप इसे दशमलव में समझ लेना, ये दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। इंटीजर वैल्यू अगर डेसिमल फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि वे संख्याएं जो 0 और 9 तक के अंकों से मिलकर बनी हैं, जैसे 1 2 3 4 या 1 4 0 0, कोई भी ऐसी संख्या जो 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनी है वो आपकी कहलाएगी डेसिमल नंबर। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा, इंटीजर के अंतर्गत आएगा। इसमें माइनस वाली संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं भी आ सकती हैं आपकी डेसिमल में, लेकिन दशमलव का इस्तेमाल नहीं होगा। अब दशमलव का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसको क्या कहेंगे वो नीचे अभी है बता देंगे। ऑक्टल फॉर्म, देखिए हम इंटीजर वैल्यूज़ को ऑक्टल फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 0 और स्मॉल o से स्टार्ट होगा, 0 फॉलोड बाय लेटर o। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ लिखा है 0O35, 0O77 वगैरह वगैरह। तो ये सब जितने भी नंबर्स हैं जो 0O से स्टार्ट होते हैं वो ऑक्टल फॉर्म में होते हैं, लेकिन कैसी कैटेगरी है, इंटीजर कैटेगरी में। हेक्सा की बात करें तो अंतर ये है कि यहाँ पे 0O है, यहाँ पे 0X होता है, 0 फॉलोड बाय लेटर X। तो जिस तरह ऐसे अगर कहीं नंबर देखने को मिल जाए जिसमें लिखा हो 0x स्टार्टिंग में, तो वो कैसे नंबर हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, और किसके अंतर्गत आते हैं, इंटीजर लैटरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं की। डेसिमल संख्याएं बिना दशमलव संख्याएं होती हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट लैटरल्स होते हैं इन संख्याओं में दशमलव का इस्तेमाल होता है। इनको रियल वैल्यूज़ भी बोलते हैं। रियल का मतलब भी संख्याएं जो दशमलव का इस्तेमाल करती हैं, ये माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की होती हैं, लेकिन दशमलव का इस्तेमाल होता है इनमें। इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लैटरल्स या फिर रियल लैटरल्स। अच्छा, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लैटरल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें √-1 की, या फिर हम बात करें a+b(j) की, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी हम बात कर लेते हैं बुलियन लैटरल्स की। बुलियन का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें शॉर्ट में। देखिए, अगर किसी भी सवाल का जवाब ट्रू या फॉल्स में आ रहा है, हम कोडिंग कर रहे हैं, हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है, अब कंडीशन का अगर आंसर यस या नो में आ रहा है, मतलब ट्रू या फॉल्स में आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बुलियन कंडीशन। तो बुलियन लैटरल्स भी होते हैं। इसमें क्या रहता है, ए बुलियन लैटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ टू बुलियन वैल्यूज, या तो ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बोलते हैं 2 = 2, अभी क्या आंसर देगा, क्या 2 2 के बराबर होता है, तो आंसर आएगा यस, ट्रू। इस तरीके से बुलियन लैटरल्स का भी यूज होता है कोडिंग में। कुछ स्पेशल लैटरल्स होते हैं। पाइथन हैज़ वन स्पेशल लैटरल विच इज़ नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं। द नन लैटरल यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू पास नहीं करनी हो और वहाँ पे वैल्यू पास करना जरूरी हो लेकिन हमें पास नहीं करनी है, उस कंडीशन में हम वहाँ पे नन वैल्यू पास कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल लैटरल। सिंगल होता है स्पेशल लैटरल जो है वो आपका एक ही है, जिसे हम कहते हैं नन। जब कोई वैल्यू पास नहीं करनी हो, क्या करता है, नन लैटरल यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिखा है पाइथन कैन आल्सो स्टोर लैटरल्स कलेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ टपल्स एंड लिस्ट। देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टपल्स एंड लिस्ट का। इसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, टपल्स क्या होती हैं, डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होती हैं।
बस ज़रूरत है आपको थोड़े धैर्य की और जुड़े रहने की। हम पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकली चलाकर भी देखेंगे। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं ऑपरेटर्स की। क्या होते हैं ऑपरेटर्स? तो ऑपरेटर्स ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोडिंग में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे जोड़ना है, घटाना है, कंपैरिजन करना है, कंडीशंस लगानी है या किसी भी प्रकार के काम को करना है, तो वहाँ पर ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स आर टोकन्स, और ये भी टोकन्स का एक प्रकार है। ये क्या करते हैं? ट्रिगर सम कंप्यूटेशन, किसी एक्शन को परफॉर्म करना है, जोड़ना, घटाना, कंपैरिजन करना है, मॉड्यूल करना है, तो उन सारे कामों के लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स कैन भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स हो सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप दे रखे हैं दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इज और इज नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तुलना करनी हो, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है कि नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इक्वल्स, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस तरीके से। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे देखो एंड है, और है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमें बराबर का निशान है, इक्वल का साइन बड़ा कमाल का काम करता है कोडिंग में, हम इसे यूज़ करके बताएंगे आपको। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरीके से पाइथन में कई प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज़ हम कहीं ना कहीं करते ही हैं, हर प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल होता है। अगला है आपका पंचुएटर्स, 5वां टोकन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लो जैसे अंग्रेजी में हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही ये हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी प्रोग्राम में कितने कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप याद कर लो। 5 होते हैं। आपका 5वां है पंचुएटर्स, जो हम सिंबल्स यूज करते हैं। यहाँ पे देखो सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सभी सिंबल्स हम कोडिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। इनका स्पेशल मीनिंग होता है, कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, ये जब कोडिंग करेंगे उस समय हम देख लेंगे। तो पंचुएटर्स चिन्ह होते हैं, बस इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंबल्स होते हैं। पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हमें सिंबल्स को यूज करते हैं, नहीं तो एरर आ जाती है। कहीं पे कोई चिन्ह लगाना नहीं लगाया, एरर आएगी। कहीं पे कोई चिन्ह गलत लग गया तो भी एरर आएगी। मतलब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को तब तक कंपाइल नहीं करेगा जब तक आपने सही जगह पे सही निशान या सिंबल यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचुएटर्स पांचों के पांचों टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें प्रैक्टिकली समझना होगा। ठीक है भाई, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। टोकन्स जो है 5 के 5 हमने आपको रफली बता दिए, अब इनको यूज़ करके हमें देखना है। एक बार फिर से रिव्यू कर लें इनका। तो पाइथन में आपके जो टोकन्स हैं वो 5 हैं। पहला है कीवर्ड्स। ये नेम्स कीवर्ड्स जो हैं रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, प्रीडिफाइंड होते हैं, इनको हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर्स, मेथड नेम्स, ऑब्जेक्ट नेम्स, वेरिएबल नेम्स, क्लास नेम्स, ये सब आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। लाइटरल्स फिक्स वैल्यूज होती हैं सॉरी। ऑपरेटर्स आपके कई प्रकार के होते हैं, अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, कंपैरिजन है, तो इनका हमें हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना होता है। पंचुएटर्स में विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका अपना मतलब होता है, कहाँ कौन सा चिन्ह यूज़ करना है। सिंटैक्स को मेंटेन रखने के लिए हम पंचुएटर्स का यूज़ करते हैं, इनका स्पेशल मीनिंग होता है। तो हम इन्हें प्रैक्टिकली चला के देखेंगे अपने IDE पे, जो पाइथन का IDE है। चलो एक बार देख लेते हैं कौन सा IDE है। ठीक है दोस्तों, तो हम IDE को ओपन कर लेते हैं। पाइथन का जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है आपका IDE सेल 3.10.2। ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की वेबसाइट से। कैसे करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल जो आज का टॉपिक है टोकन्स का, उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, उसका आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपको ये भी है कि ये क्या है, कैसे आया, वो भी हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सेल ओपन कर लेंगे। तो ये तो नॉर्मल फाइल है, सेल को एक और ओपन कर लें, इसको बंद कर दें। सेल कैसा होता है दिखाते हैं आपको।
IDLE, पाइथन IDLE, कि मैंने इसे ओपन किया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। ये दोस्तों आ गया IDE। इसको बोलते हैं IDE सेल 3.10.2। ये लेटेस्ट वन है, इसको यूज़ करके हम पाइथन में कोडिंग कर सकते हैं। तो ये सेल है बेसिकली, और इस सेल में अगर हम देखेंगे चलिए एक बार देखते हैं इसे कैसे वर्किंग करते हैं। इसमें आपको नॉर्मली क्या करना है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल बनाते समय उसका टाइप बताना होता है। जैसे अगर सी की, जावा की बात करें या सी की बात करें, तो उसमें आपको अगर कोई नंबर स्टोर करवाना है तो आपको इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। आपको लिखना होता है INT, फिर उसके बाद लिखते हैं आप वेरिएबल नेम। जैसे सपोज करो हमने लिखा नम, ठीक है। इसके बाद आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसकी खासियत ये है असाइनमेंट ऑपरेटर की कि इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी, सपोज हमने यहाँ लिखा 9, तो ये 9 स्टोर हो जाएगा वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है नम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है मेमोरी में, यानी कि एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो रहा है जिसका नाम होगा नम, और उस लोकेशन में जो वैल्यू होगी वो 9 स्टोर होगी जाके, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमें जो INT है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ये स्मार्ट है हमारा पाइथन, इसमें जो टाइप है वो खुद से असाइन होता है। अगर हम लिखते हैं नम इक्वल टू 9, तो टाइप क्या होगा वो हमें डिक्लेयर करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर हम एंटर प्रेस कर दें यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसने वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया है, कोई एरर जनरेट नहीं हुई, इसका मतलब वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। अगर हमें चेक करना है कि वैल्यू स्टोर हुई या नहीं हुई, तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिखेंगे नम दोबारा से और एंटर प्रेस कर देंगे। अगर 9 प्रिंट होता है तो इसका मतलब वैल्यू हमारी स्टोर हो गई, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा ये प्रोसेस है वेरिएबल क्रिएट करने का, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ क्या है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे A1 इक्वल टू नम, एंटर हो गया काम, वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई। अगर हम यहाँ पे लिखें A1 एंटर कर दें तो आप देखेंगे 9 प्रिंट हो गया। इस समय A1 और नम दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, ठीक है। तो पाइथन को हम नॉर्मल जैसे कैलकुलेटर वर्क करता है वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 2, तो ये रिप्लाई क्या करेगा, जस्ट 4 रिप्लाई करेगा। अगर मैं लिखते हैं 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे इसने मैं 20 रिप्लाई नहीं किया, इसने मैं रिप्लाई किया 20.0, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर में आ रही है, फ्लोटिंग टाइप आ रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम नॉर्मली कोई वेरिएबल ले लें, जैसे हमने ले लिया स्ट्रिंग के लिए S1, अब इसमें हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज हमने इसमें अपना नाम लिख दिया प्रबल, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कोई कोड यूज़ नहीं किया। स्ट्रिंग लाइटरल में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए आपको कोड यूज़ करने पड़ेंगे, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी कोटेशन मार्क नहीं यूज़ किया है। देखते हैं वैल्यू स्टोर होगी या नहीं होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर जनरेट हुई है, कह रहे हैं ट्रेस बैक, लिखा हुआ है नेम एरर, नेम प्रबल इज़ नॉट डिफाइंड। यह इसको वेरिएबल समझ रहा है, उसकी नज़र में ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल है जो कि ये हमने डिक्लेयर किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर जनरेट होगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम दोबारा से ट्राई करते हैं। S1 इक्वल टू, अभी सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे और लिखेंगे PRAVAL और इसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट कैसे करेंगे, दोबारा से लगा दो आप सिंगल कोटेशन, ये टर्मिनेट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब ये सही तरीका है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 को फिर से लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, ये देखो आप वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। फिर से देखते हैं एक बार ट्राई करके डबल कोट के साथ में। तो डबल कोट और फिर से हमने लिखा PRATAP और इसको टर्मिनेट करेंगे। ये देखो आप सेम मार्क लगाना है, एंटर करेंगे, हो गया काम। S2 को आप फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये देखो आप प्रताप टाइप हो गया है ना। तो ये तरीका है, डबल कोट का हो गया, सिंगल कोट का हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट लिख के देखते हैं, या मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। चलिए S3 बनाते हैं, वेरिएबल हमारा मन है S1 S2 S3 कुछ भी बना लें, या S1 को ही दोबारा यूज़ कर लें, कोई मैटर नहीं करता। S1 को दोबारा यूज़ करेंगे तो पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, वो हट जाएगी, उसकी जगह नई आ जाएगी। मल्टी लाइन देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, S3 में हमने स्टोर करवा दिया। अगर हम डबल कोट चला रहे हैं मल्टी लाइन में तो क्या होगा, हमें बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा HELLO हेलो, ठीक है। अब अगर लाइन चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा बैकस्लैश। आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, ये देखिए डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। लाइन कंटिन्यू है, अभी तक बंद नहीं हुई। अब बैकस्लैश नहीं लगाते तो एरर आ जाती। आगे हम लिख देते हैं WORLD वर्ल्ड, ठीक है। अब आगे मैं नहीं लिखना, यहीं पे बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन से स्टार्ट किया था तो डबल कोटेशन लगा के इसे टर्मिनेट कर देंगे, बस हो गया काम। एंटर प्रेस कर दो, वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। फिर से टाइप करो S3, एंटर करो, आप देखोगे हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हेलो और वर्ड के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि हमने हेलो के बाद जब बैकस्लैश लगाया था वहाँ स्पेस नहीं दिया था, इसलिए हेलो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। चलिए अब यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S3 फिर से और इक्वल का साइन लगाएंगे असाइनमेंट करने के लिए, जो भी राइट की वैल्यू होगी वो S3 में स्टोर हो जाए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह क्या लगाया, बराबर का निशान। अभी इस यहाँ पे हम ट्रिपल कोट यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HELLO और ये देखो हमने एंटर दबाया, लाइन चेंज कर दी और इसने एक्सेप्ट भी कर ली। और फिर से लिखेंगे WORLD, टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट का मतलब जो सिंबल पहले यूज़ किया था स्ट्रिंग को बनाते समय वही सिंबल हम यहाँ फिर से यूज करेंगे। एंटर, और ये आप देखो एक्सेप्ट हो गया। S3 एंटर, ये देखो। अब इसमें देखिए आप क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे हेलो के बाद एंटर प्रेस किया था उसकी जगह पे यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। न्यू लाइन कैरेक्टर बेसिकली क्या है और कौन कौन से इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। तो ये आपका स्ट्रिंग का डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट का यूज़ करके हम कैसे सिंगल लाइन या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है क्योंकि बहुत कुछ सीखना है। तो हम आगे अलग अलग टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।